हेलो बच्चों, दिस इज़ योर लगन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलरेशन क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से होने वाला है। लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। लेक्चर 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर 2 में क्या क्या सीखेंगे, कूलम्ब्स लॉ और उसमें क्वेश्चंस करेंगे और एक दो टॉपिक और सीखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। तो देखो, समझो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। समझो कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस d है। जब ये दोनों चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे आते हैं, तो वो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से ही आता है, ठीक है। तो हमारा एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, जिनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है, d डिस्टेंस है। अब देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये जो फोर्स F है, ठीक है, ये फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है। सिमिलरली इसको वन इक्वेशन मान लेते हैं और कूलम्ब्स लॉ और कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके बीच का फोर्स होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ आती है कि अब इसका क्या करना है, हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, K एक कांस्टेंट आएगा इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच का फॉर्मूले के अंदर, और डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स F फॉर्मूला जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा, ठीक है। ये F फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा। बात करते हैं K क्या है, K की बात करते हैं। सो यहाँ पे K की बात करते हैं, K क्या है। यहाँ पे K जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इसकी कुछ वैल्यूज भी होगी, हाँ बिल्कुल इसकी वैल्यू है। तो K जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K की वैल्यू है ना, ये हमारी K की वैल्यू है। और K की वैल्यू अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करें तो ये आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये है कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो K कांस्टेंट आता है उसके बारे में। अब बात करते हैं इस एप्सिलॉन नॉट की, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली है क्या, इसका नाम है परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये तब यूज किया जाता है, यूज व्हेन व्हेन ये कब यूज किया जाता है, व्हेन बोथ द चार्जेस both the charges are in air medium। जब दोनों चार्जेस का जो मीडियम होगा वो एयर होगा, ये एप्सिलॉन नॉट तब यूज किया जाएगा। यानी ये कौन सा एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है, 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। बिल्कुल बात समझ आती है। और ये एप्सिलॉन नॉट तब यूज किया जाता है जब दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम होता है वो एयर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि इन दो चार्जेस के बीच में हो क्या रहा था। देखो मैंने कहा कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेट्स अज्यूम इसने Q2 पे एक फोर्स लगा F
और उस फोर्स को कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि Q2 पे एक फोर्स लगा F, और इस तरीके से कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ऐसे इस Q1 पे फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, समझ आया? तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये F1 क्या होता है, F12 इसको कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, है ना, इसका ये मतलब है। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसका ये मतलब है दोनों चार्जेस पे ये फोर्स लग रहे हैं। अब बात ये आती है कि ये दोनों फोर्स सेम अमाउंट के होते हैं, सेम अमाउंट के फोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, यानी ये जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है ये बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नीट्यूड के अंदर। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, है ना। अगर वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर में भी बराबर होते हैं, बट एक की डायरेक्शन अलग होती है। जैसे मान लेते हैं अगर एक पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो दूसरे पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो एक की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, है ना। तो दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फॉर्म करते हैं, मतलब कूलम्ब्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करता है ना, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ आई? कूलम्ब्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, हमने दोनों बातें अच्छे से समझ लिया, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इस पे आगे न्यूमेरिकल करेंगे। आगे चलते हैं, अब हमें सीखना है, हमने एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में सीख लिया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में सीख लिया। अगर मैं कह दूं कि दोनों चार्जेस एयर में तो हैं, तो उसके लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें k की वैल्यू क्या होती है, जिसमें k की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये तब यूज होती है जब हमारे बोथ चार्जेस एयर में होते हैं, चार्जेस आर एयर, एयर मीडियम के लिए, है ना। बट अगर मीडियम चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, केस 1 को समझते हैं, इसके अंदर केस 1 को समझते हैं। देखो समझो, मैंने कहा केस 1 बनाते हैं। मैंने कहा कि भाई एक मेरा Q1 चार्ज है, एक मेरा Q2 चार्ज है। मैंने कहा कि इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है d। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं एक चीज और कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये दोनों जो चार्ज है ना, इनके जो बीच का मीडियम है, ये जिस मीडियम में पड़े हुए हैं उस मीडियम को मैं एयर कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? उस मीडियम को मैं एयर कह रहा हूँ, एयर मीडियम। इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम एयर है, तो एयर मीडियम के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 बटे Q2 बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा जब चार्जेस एयर मीडियम में प्रेजेंट होंगे, है ना। सिमिलरली अगर हम केस 2 को समझें, जैसे देखो केस 2 में क्या होता है, केस 2 को समझो। केस 2 में क्या होता है, मैंने कहा ये दोनों चार्जेस है, बट इनके जो बीच का मीडियम है ना वो अलग है, वो इस टाइम पे एयर नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम इन ये जो दो चार्जेस है जिस मीडियम में पड़े हैं वो एक मीडियम है, बट हमें नहीं पता उसकी वैल्यू। तो लिखते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी d है, और ये दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो अभी भी क्या है, एक डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट है। और वो डिफरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं पता, है ना।
और उसी के बारे में जानना है। अगर मीडियम चेंज हो गया तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नए फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। नॉट हमने तब लगाया फॉर एयर के लिए, नॉट हमने एयर के लिए लगाया, एप्सिलॉन हम एम हम मीडियम के लिए लगा रहे हैं कि दो चार्जेस मीडियम में है ना। तो ये दोनों केस बनते हैं, बट मीडियम क्या होगा, मीडियम की वैल्यू क्या होगी, उसको डिफाइन करने के लिए हमें रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं, समझो। देखो भाई, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स इन एयर of charges to the force in medium of charges। कहने का मतलब है कि जब दो चार्जेस, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, जिनके बीच में डिस्टेंस d है, जब रिलेटिव परमिटिविटी, पहली बात तो ई आर से दिखाते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को हमने ई आर से दिखाया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहती है कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है, फोर्स जो होगा वो एयर में होगा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स जब एयर में होगा, ठीक है, और दो चार्जेस के बीच का फोर्स जब मीडियम में होगा, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करती है। अब देखो, मैंने एफ नॉट, यानी एफ नॉट ये है, एफ नॉट है ना, और ये एफ एम ये है, तो इसको डिफाइन करते हैं। तो ये आ गया एक फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को और ओपन करते हैं। एफ नॉट की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1/Q2 बाई डी स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे कि डी स्क्वायर कैंसल, Q1 Q2 कैंसल हो जाएगा, 4 पाई कैंसल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है, एक तो रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स इन एयर में बराबर है जब चार्जेस एयर मीडियम में है, डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, और किसके बराबर है, देखो यहाँ पे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। देखो मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे बचा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन एम, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन एम बाय 1, ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ई एम बाय ई नॉट। तो ये आ गई हमारी रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्मूले। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब एक काम करते हैं, हम कुछ चीजें समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की डिफरेंट वैल्यूज क्या होती है ना, ये समझना होगा। तो आगे चलते हैं। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे अगर हम H2O की बात करें, अगर हमारी रिलेटिव परमिटिविटी H2O की बात करें तो वो 80 के बराबर होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, अगर हम वैक्यूम की बात करें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 1 के बराबर होती है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर वो बराबर होती है 1.05 समथिंग, है ना, इसके बराबर होती है। और हमारी रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम मेटल की बात करें तो उसके लिए वो इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये हमारी कुछ मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी हो गई है। अब हमें इनको वैल्यूज, इनकी वैल्यूज का यूज करके हमें अलग अलग तरीके से कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है ना। आगे चलते हैं।
हमने रिलेटिव परमिटिविटी सीखा, हमने कूलम्ब्स लॉ में सीखा और कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला देखा के Q1/D Q2/D²। देन उसके बाद कांस्टेंट के बारे में देखा, दोनों केसेस देखे, एयर मीडियम में फोर्स और मीडियम में फोर्स। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करा। रिलेटिव परमिटिविटी F0/Fm के बराबर होती है और इनकी कुछ रिलेटिव परमिटिविटी देखी। ठीक है, किस अलग अलग, जैसे H2 की, वैक्यूम की, एयर की, मेटल की। देन उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, जो d डिस्टेंस से सेपरेट है ना, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब समझो वो रिपेल का मतलब क्या है। रिपेल कर रहे हैं मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। रिपेल ईच अदर, दोनों को रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को। कितने फोर्स से? 9 न्यूटन के फोर्स से। अभी देखो स्टेटमेंट को पूरी पढ़ लेते हैं। 9 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। इफ सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3D, अगर वो रिपेल कर रहे हैं 9 न्यूटन के फोर्स से, और अगर उसके बाद अगर हम उनके बीच का सेपरेशन 3D कर दें, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, नया फोर्स क्या होगा, इसको समझना है। कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। देखो देखो इसने क्या बोला, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। ठीक है, इनके बीच का मान लेते हैं डिस्टेंस d बोला इसने। अभी इस सिस्टम के हिसाब से इसके बीच का फोर्स क्या होगा? होगा कि भाई k Q1 Q2/d², यही होगा, है ना। अब इसने कंडीशन लगा दी कि भाई ये दोनों चार्जेस के बीच का मैंने डिस्टेंस चेंज कर दिया। क्या कर दिया? 3D कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। चार्जेस का डिस्टेंस 3D कर दिया तो फोर्स में भी चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा? देखो, वो नया फोर्स होगा तो F डैश से मान लेते हैं, है ना। किसके बराबर होगा? K। अगर दोनों एयर में है इसलिए मैंने दोनों की K की वैल्यू K ही ली है, कोई चेंज नहीं करा। Q1 Q2/3D का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो अगले उसमें क्या आएगा? ये Q1 Q2/9D²। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, 1/9 को अलग करते हैं और इसको अलग करते हैं, KQ1 Q2/D²। अब आप कुछ नोटिस करेंगे कि F डैश वाला फोर्स है किसके बराबर है? 1/9 KQ1 Q2/D²। अब KQ1 Q2/D² किसके बराबर था? इसके बराबर था। और ये किसके बराबर था? ये था 9 न्यूटन के बराबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, F डैश किसके बराबर आ गया? 1/9 इंटू में ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू F फोर्स के बराबर है, जो अभी ऊपर लिखा। ठीक है, तो ये वैल्यू F फोर्स के बराबर है। तो F डैश कितना आ गया? ये आ गया। F की वैल्यू क्या है यहाँ पे? F की वैल्यू भाई इसने 9 न्यूटन दे रखी है ना। तो हम पुट कर देंगे 9/9, तो हमारा जो नया फोर्स होगा वो 1 न्यूटन आ जाएगा। ये था इजी सा क्वेश्चन, है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, मार्किंग कर लेते हैं एक बार। when two particles having charge q1 and q2, दो पार्टिकल्स है जिनका चार्ज q1 q2 है, ठीक है, आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, उनको किसी डिस्टेंस पे रख रखा है। दे एक्सर्ट अ फोर्स एफ, और वो एफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देखो, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, है ना। इफ डिस्टेंस बिटवीन दैम द टू पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, देखो उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया है ना, उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया है, तो चार्ज ऑन द पार्टिकल बिकम्स डबल। डिस्टेंस हाफ करा, चार्ज डबल कर दिया, तो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा? ये नए फोर्स की बात कर रहा है। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से हम काम कर लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसने कहा इनके बीच का डिस्टेंस D मान लेते हैं, है ना। इसने कहा कुछ डिस्टेंस पे रखा है तो हम D मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से इसका फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा K Q1 Q2/D²। बिल्कुल ठीक बात है, हो गया। अब इसने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी? इसने कहा डिस्टेंस बिटवीन देम द पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, अगर उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें
ठीक है, कर देते हैं। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस d/2 कर दिया तो क्या चेंज आएगा वही देखना है नए फोर्स में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग नया फोर्स क्या होगा, लेकिन इसने एक कंडीशन और बोली, इफ डिस्टेंस बिटवीन रिड्यूस टू हाफ, हाफ तो कर दिया, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल बिकम्स डबल, देखो चार्ज भी डबल कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो साथ साथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो चार्ज को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, चार्ज डबल कर दिया, डिस्टेंस हाफ कर दिया, तो अब नया फोर्स क्या होगा, एफ डैश। बनाओ भाई, के 2Q1 Q2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है d2, यानी d/2 का होल स्क्वायर, d/2 डिस्टेंस है। तो नया फोर्स क्या आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 4K Q1 Q2, नीचे क्या बचा d²/4, नीचे बचा d²/4। अब एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, हमारा जो एफ डैश फोर्स आया वो किसके बराबर आया, 4K Q1 Q2 बाय 1 इंटू में, देखो d/2, 4 ऊपर जाएगा, d² नीचे आएगा, है ना। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई, 16K Q1 Q2 बाय d²। अब एक चीज नोटिस करो, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज भाई एफ के बराबर है। तो ठीक है, हमारा जो नया फोर्स है वो 16 टाइम्स पुराने फोर्स के बराबर है। हमारा जो नया फोर्स है एफ डैश, वो 16 टाइम्स पुराने फोर्स के बराबर है। ये भी इजी सा क्वेश्चन था, कितनी इजीली परफॉर्म हो गया। और ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, है ना, सीबीएसई में मोस्टली। आगे चलते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसको करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। तो देखो ये क्या करें, मार्किंग कर लेते हैं। देखो फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, देखो इसने बोला आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है विद सेम चार्ज, जिन पे चार्ज क्या है, सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है उन पे, है ना। अब देखो उन पे चार्ज तो सेम है और उनके बीच का फोर्स क्या है, एफ। अब इस कंडीशन के हिसाब से एक बार काम कर लेते हैं, फोर्स बिटवीन द टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है विद सेम चार्ज एंड फोर्स इज एफ। इसके हिसाब से पहले काम कर लेते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो मान लेते हैं एक क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है ना भाई, एक क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। सो इसके अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है अभी इस केस में, पहले समझते हैं क्वेश्चन को। हमने कंडीशन बना दी जितनी हमने लाइन पढ़ी अभी तक, अब आगे पढ़ते हैं। देखो इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का 50% चार्ज ट्रांसफर टू अदर स्फीयर, यानी Q1 से 50% चार्ज उठाया और इसको Q दूसरे वाले चार्ज को दे दिया, देन द न्यू फोर्स विल बी, तो नया फोर्स क्या होगा। अब समझते क्वेश्चन को, है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो इसका 50% लेना है, तो ठीक है भाई ले लो 50% ले लो। देखो जब इसका 50% लेंगे तो ये आधा ही बचेगा, जब इसका 50% निकाल देंगे तो आधा ही बचेगा। और इसको जब दे देंगे, देखो क्यू चार्ज का 50% यानी Q/2 चार्ज निकाल लिया, इसमें से Q/2, इसमें से Q/2 चार्ज निकाल लिया। अब इस Q/2 चार्ज को ऐड कर दिया इस वाले Q/2 चार्ज, इस वाले Q चार्ज में, ठीक है। तो नया चार्ज क्या आएगा, 3Q/2, है ना, यही नया चार्ज आएगा। तो 3Q/2 ये आ गया नया चार्ज। कंडीशन के हिसाब से काम करा है सारा। अब ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखो डैश नहीं लगा रहे अभी, ठीक है। देखो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के Q²/d², यही होगा। अब नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो। एफ डैश बराबर, देखो इसके वो सॉल्व करते हैं, Q/2 3Q/2, है ना, मल्टीप्लाई में K/d², है ना। सॉल्व करते देखो Q² आ गया
और नीचे देखो 3 बचा, ये आ गया 3k² बाय 4, और देखो नीचे क्या बचा, d², यही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3k² बाय 4 इंटू में, अब इसके नीचे 1 होगा तो वो रिवर्स होके आ जाएगा बाई d²। तो नया फोर्स क्या आएगा, देखो नया फोर्स कुछ इस टाइप का होगा, 3k² 4d², ऐसा होगा। अब देखो, अब मेरी बात अब मेरी बात सुनो, बात समझो, इसको मैं मिटो देता हूँ, है ना, इसको मैं मिटो देता हूँ। अब देखो समझो मेरी बात, नया एफ डैश वाला फोर्स क्या होगा, ये जो हमने फोर्स लिया एफ डैश वाला, देखो 3k² बाय 4d², यही होगा, है ना। अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 3/4 k² बाय d²। अब बताओ k² बाय d² किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो नया फोर्स क्या आ गया, f 3/4 के बराबर। नया फोर्स एफ डैश किसके बराबर हो गया, 3/4 पुराने फोर्स का, है ना। ये क्वेश्चन भी आसान था, ये भी आपने कर ही दिया। अब एक काम करते हैं, चौथे लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोशिश करते करने की, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये कहता है 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 2 पार्टिकल्स है जिनका इक्वल मास है, जिनका चार्ज q है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। ये कह रहा है इफ दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, अगर वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इसने बोला एनी फोर्स, कोई सा भी फोर्स बोल दिया, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और वो कैंसल आउट हो रहे हैं, है ना, यही मतलब है। तो ये कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q बाय m की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। देखो इसने क्या बोला, दो चार्जेस हैं जिन q जिनका मास m है, इसका मास m है, बीच का डिस्टेंस हम d मान लेते हैं, मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों का मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg किसके बराबर होता है, g m² बाय d², यही होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, के के देखो इसमें d की वैल्यू क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, उसको भी पुट कर लेते हैं भाई, g m² बाय 16 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। सिमिलरली q² बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय 16 का स्क्वायर, ये आसान था, इतना तो हो ही गया। अब देखो एक चीज और करनी है, अब हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं एफ जी बाय एफ ई का, एफ जी बाय एफ ई का रेशो ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, रेशो नहीं लेना, एक काम करते हैं, रेशो नहीं लेना, रेशो को हटाते हैं। इसने देखो एक वो बोला है कि भाई ये एक भी फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हो गए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ये एक भी फोर्स अप्लाई नहीं करते एक दूसरे पे, है ना, एक भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, k² बाय 16 का स्क्वायर बराबर gm² बाय 16 का स्क्वायर, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब 16 से 16 का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, q बाय m की वैल्यू निकालने को बोला है, q बाय m की वैल्यू निकालते हैं। q बाय m की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से q को अलग करो, ये देखो q² बाय m² नीचे जाएगा, किसके बराबर आएगा, k, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, गलत कर दिया, हाँ अब ठीक है। देखो q² अलग कर दिया, m² अलग कर दिया, वैल्यू किसकी बची, g बाय k, यही होगा। अब मेरी बात सुनो, q बाय m के होल के स्क्वायर पे क्या बचा, अब देखो g की वैल्यू नहीं दिख ली, बट k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। तो q बाय m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g/1 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे स्क्वायर है, तो q बाय m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट g,
ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक नए टॉपिक को समझते हैं, इंटरैक्शन ऑफ द चार्जेस क्या होता है। तो ये तो छोटा सा टॉपिक है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। टॉपिक को खत्म करते हैं। ये कहता है कि चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये कह रहा है कोई भी चार्जेस हो, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे लाइन ज्वाइनिंग में। लेट्स अज्यूम, देखो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब Q1 चार्ज और Q2 चार्ज जब इंटरेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा D, वो उसी लाइन ज्वाइनिंग, यानी ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगाएंगे। जैसे Q1 इधर फोर्स लगाएगा और Q2 भी इधर फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि Q1 इधर से फोर्स लगा रहा है, Q2 इधर से फोर्स लगा रहा है या इधर से फोर्स लगा रहा है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ये सिर्फ लाइन ज्वाइनिंग में ही एक्ट करेंगे, है ना, आसान था। दूसरा क्या कहता है, ऑलवेज अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। कूलम्स लॉ तभी अप्लाई होगा जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे और एक पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है समझो एक बार। ये कहता है इट इज स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस। किसी एक चार्ज पे जब आप फोर्स निकालने जाएंगे तो बाकी सारे फोर्स का वेक्टर सम से ही जोड़ा जाएगा। जैसे देखो, समझो इसको, मेरे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है ना, और मेरे पास एक Q0 चार्ज है। अब मेरी बात सुनो, Q1 चार्ज के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, और Q2 चार्ज के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, और Q3 चार्ज के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो है R3। ठीक है, अब देखो इस Q1 चार्ज पे लाइन ज्वाइनिंग पे एक फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, है ना, यही होगा। और इस Q0 चार्ज पे ये वाला 3 वाला चार्ज फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू 3 चार्ज एंड फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू 2 चार्ज, है ना, ऐसे ही होगा। ये कहता है कि जो नेट फोर्स होगा Q0 चार्ज पर, वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों फोर्स का जब आप वेक्टर सम कर देंगे। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे के लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और एटम की भी एक वीडियो डालने, लेक्चर 2 बनाना, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे होगी। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।